कब्रिस्तान का राज। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था। उसके घर की छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। मनोहर के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे का विक्की। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई थी। तीनों मिलकर रात को लगभग 12 बजे ट्रुथ और डेयर खेलते हैं। रॉकी सोनिया से पूछता है, तुम ट्रुथ लोगी या डेयर? सोनिया डेयर लेती है और पूछती है, तुम कुछ खतरनाक तो नहीं दोगे ना रॉकी? ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर घूम कर आओ और एक गमले से फूल तोड़ कर लाओ, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत से आई हो। सोनिया, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, मैं नहीं जाऊंगी। रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। सोनिया छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है, उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई लाश पड़ी है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत से नहीं लौटती तो रॉकी और विकी दोनों डर जाते हैं और वे छत पर जाकर देखते हैं कि पापा, सोनिया तो बेहोश पड़ी है, और तुरंत पापा को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की जरूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती है, फिर भी तुमने सोनिया को रात में छत पर भेजा। सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर, फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। अच्छा सोनिया बेटी, तुम ये बताओ कि तुमने वहाँ ऐसा क्या देखा कि तुम बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में पहले ही ऐसी सारी खबरें सुनी हुई थी, इसलिए वो सोनिया को डांटता नहीं और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विकी और रॉकी आपस में बात कर रहे होते हैं। रॉकी बोलता है, विकी तुम्हें क्या लगता है, सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है वो सिर्फ बातें बना रही है, उसका भ्रम होगा। विकी, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखी नहीं क्या? एक दिन भी और यहाँ रुकने को तैयार नहीं है। मुझे तो लगता है उसने सच में कुछ देखा है। रोकी, चलो ना हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विकी, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे अपनी जान बड़ी प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम भी मत जाओ। विकी के मना करने के बावजूद रोकी नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वे उस पेड़ की ओर देखते हैं जिस पर सोनिया सर कटी हुई लाश देखती है। रॉकी खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है और रॉकी डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है, उसके ऊपर खून लगा होता है। वे अदृश्य हाथ रॉकी को खींच कर लाते हैं और उस कब्र की ओर ढकेलने की कोशिश करते हैं। रॉकी चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुँचने ही वाला होता है कि जैसे ही कब्रिस्तान से गुजरता है उसे रॉकी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोहर, ये क्या, ये तो रॉकी की आवाज़ है, ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान के चारों ओर देखते हैं लेकिन रॉकी कहीं दिखाई नहीं देता। वे घर लौट कर आते हैं और विकी से पूछते हैं कि रॉकी कहाँ है। विकी, पापा मेरे बार बार मना करने के बावजूद रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वे जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही है वो सच है कि नहीं। मनोहर, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी जाओ, घर के मंदिर से शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ, रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर और विकी कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है, फिर वहीं से किसी के घसीटने के निशान दिखाई देते हैं। फिर समझ आता है कि उस निशान का पीछा करते हैं और इस कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है तो कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। विक्की बहुत डर जाता है। मुझे लगता है कि श्रापित पीर आत्मा ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है, हमें जल्दी इसे निकालना होगा। तुम ये पवित्र जल इसके आसपास छिड़को ताकि हमें आत्मा ही नुकसान ना पहुंचा सके। मैं कब्र को खोलने की कोशिश करूंगा। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। उसकी हालत देख बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद मनोहर और उसका परिवार पूरा घर छोड़कर शहर से एक दूसरे परिवार के साथ